नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। बारिश से खराब सड़कों पर सीएम धामी की सख्ती का असर। आपदा प्रबंधन ने खोले 307 मार्ग। सचिव से 25 सितंबर तक मांगी स्टेटस रिपोर्ट। कांग्रेस भाजपा ने सदस्यता अभियान पर लगाए एक दूसरे पर आरोप। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, ये लेते हैं पैसे। पूर्व सीएम रावत ने किया पलटवार। रेप आरोपी लालकुआ दुग्ध संघ के अध्यक्ष को हाईकोर्ट से झटका। अदालत का गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार। कहा, अपराधी अंतिम राहत के योग्य नहीं। प्रदेश से कनाडा भेजने के नाम पर 18 लाख की ठगी। रुद्रपुर पुलिस से पीड़ित को नहीं मिला न्याय। कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा। राज्य के 5 जिलों में बारिश के आसार। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का अनुमान। टनकपुर से चंपावत NH बंद। बद्रीनाथ धाम में बदला मौसम का मिजाज। और अब खबरें विस्तार से। सीएम धामी की सख्ती का असर दिखाई देने लगा है। प्रशासन ने 4 दिन में 307 सड़कें खोल दी हैं। सचिव आपदा प्रबंधन से 25 सितंबर को स्टेटस रिपोर्ट मांगी। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 174 सड़कें बंद हैं। सीएम ने इन मार्गों को भी जल्द से जल्द खोलने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं, सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक कर जो मार्ग बंद हैं उन्हें खोलने की प्रभावी रणनीति बनाएं। पिछले दिनों भारी बारिश से राज्य के कई जनपदों में 450 से भी ज्यादा संख्या में मार्ग अवरुद्ध हो गए थे। सड़कों को खोलने में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम धामी ने कहा, जो भी अधिकारी लापरवाही बरतेंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सीएम धामी लगातार अलर्ट मोड पर दिखाई देते हैं, लगातार कार्यों में व्यस्त रहते हैं, उसके बाद भी सभी समस्याओं पर उनका ध्यान रहता है। और यहाँ पर बारिश की वजह से पहाड़ों में जो तबाही मची हुई थी, जिसकी वजह से कम से भी कम 450 से ज्यादा मार्ग अवरुद्ध थे। सीएम धामी के सख्त निर्देशों के बाद केवल 4 दिन के छोटे से समय के अंदर ही 307 सड़कों को खोल दिया गया है। क्या कुछ अभी का अपडेट, कितनी सड़कें और बंद है और उनको कब तक खोल दिया जाएगा हिमांशु? निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में अगर जिस तरीके से मानसून की जो बारिश आई है उससे कई जगह जो है हाईवे बंद हो चुके थे। चाहे ब्रांच सड़कों की बात कर ली जाए वो बंद हो चुके थे। तो इसी क्रम में अगर बात कर ली जाए तो 14 सितंबर को जो आंकड़े हमारे समक्ष आए थे तो उनमें तकरीबन 450 से ज्यादा सड़कें बंद थी। और सीएम धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश तब भी दिए थे कि 2 दिन के भीतर अधिक से अधिक सड़कें खोल दी जाए। हालांकि 4 दिन बाद अब प्रदेश में जो आंकड़े आए हैं आपदा सचिव की तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए हैं उसमें तकरीबन 300 से अधिक सड़कें जो है खुल चुकी हैं और अभी भी 150 से अधिक सड़कें खुलनी बाकी है। हालांकि सीएम धामी ने एक बार फिर से सख्त निर्देश दिए हैं कि जो सड़क मार्ग बंद हैं उन्हें खोल दिया जाए, क्योंकि आमतौर पर जो ग्रामीण आंचल है, यहाँ पर ग्रामीण अंचल है, वहां पर आमतौर पर देखा जाता है कि अगर सड़क मार्ग बंद हो गया तो 1.5-2 हफ्ते तक खोलने वाला कोई नहीं होता है, ना कोई विभाग इस ओर ध्यान देता है। बावजूद इसके कि जो संबंधित विभाग होते हैं, चाहे PWD हो, चाहे NH हो या फिर PMGSY की सड़कें हों,
उनके अधिकारियों को फोन भी किया जाता है, बावजूद इसके वो लोग सड़कों को समय पर नहीं खोल पाते हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से सीएम धामी ने सख्त निर्देश दिए ताकि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जो आवश्यक आपूर्ति है वो बाधित ना हो, क्योंकि गांव से ग्रामीण इलाकों से शहर में सब्जियां आती हैं, लोग बैंक आते हैं, और इसके साथ ही साथ जो मार्केट है, बड़ी मार्केट है पहाड़ी इलाकों में, वहां से कहीं ना कहीं एक तरीके से आय व्यय का जो एक स्रोत होता है वो कंटिन्यूटी में रहता है। तो इसी क्रम में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा सचिव को 25 सितंबर तक एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। और इसके साथ ही साथ जो आपदा प्रबंधन सचिव हैं विनोद कुमार सुमन, उन्होंने भी सभी जिलाधिकारियों को तलब किया और विस्तृत तौर पर उनसे एक रिपोर्ट मांगी, और साथ ही साथ साफ तौर पर ये भी कहा है आपदा सचिव ने कि जो जिलाधिकारी चाहे पीएमजीएसवाई के अधिकारी या एनएच के अधिकारी हो या फिर स्टेट अथॉरिटी के कोई भी अधिकारी हो, वो एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें और जिलाधिकारी को सौंपे। इसके बाद जिलाधिकारी राज्य आपदा प्रबंधन सचिव को पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे, और इसके बाद 25 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो रिपोर्ट मांगी है वो पेश की जाएगी। क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड में अगर बात कर ली जाए तो चारधाम यात्रा भी चल रही है। हालांकि चारधाम यात्रा उत्तराखंड में सुचारू है, कभी कभी बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की अगर बात कर लें तो वो बाधित हो रहा है, लगातार बाधित नहीं, बीच बीच में रुक रुक कर बाधित हो रहा है, क्योंकि लगातार जो उत्तराखंड में बारिश हुई है उससे कई जगह मार्ग क्षतिग्रस्त हुए। सोनप्रयाग गौरीकुंड की मार्ग की अगर बात करनी जाए, जो नेशनल हाईवे है, केदारनाथ नेशनल हाईवे, वो अभी भी बाधित है। हालांकि वहां पर भी यात्रा सुचारू है और पैदल रूप से वहां पर यात्रा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में जो सड़कें अवरुद्ध हैं, जो मार्ग बंद है, उनको खोलने के लिए साफ तौर पर निर्देश दिया, और साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि सड़क मार्गों को खोलने में कोई लेख लतीफी नहीं होनी चाहिए। जो लापरवाही बरतेगा उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी धन्यवाद। प्रदेश में भाजपा के सदस्यता अभियान के साथ ही उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने भी पार्टी की सदस्यता का अभियान चलाया है। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जब सदस्यता अभियान चलता है बिना किसी शुल्क के किया जाता है। अभियान को पार्टी के सभी प्रकोष्ठ एक साथ मनाते हैं, क्योंकि भाजपा संविधान में विश्वास है और पार्टी भी संविधान के अनुसार ही चलती है, जबकि कांग्रेस का संविधान से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उनका एक प्रकोष्ठ क्या कर रहा है दूसरे प्रकोष्ठ को जानकारी नहीं होती। भट्ट ने कांग्रेस पर सदस्यता के बदले पैसे लेने का भी आरोप लगाया है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर पलटवार किया है। रावत ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का जन्म नहीं हुआ था, उस समय कांग्रेस में 54 की सदस्यता होती थी। उनको अलग से मोर्चों के सदस्यता लेने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है कि जो बीजेपी का मूल सदस्य बनेगा वो मोर्चे के युवा मोर्चा, युवा उम्रदराज युवा मोर्चे में जाएगा, महिलाएं महिला मोर्चे पदाधिकारी बनेंगी, लेकिन सदस्यता मोर्चे से हमारी व्यवस्था नहीं है। और हमारे यहाँ संविधान में उल्लेख किया है प्राथमिक सदस्यता का। पहले शुल्क था, अब हमने संविधान में सुंदर करते हुए निःशुल्क सदस्यता और मोबाइल के माध्यम से, मिस कॉल के माध्यम से, क्यूआर कोड के माध्यम से और नमो ऐप के माध्यम लोग करा रहे हैं। जब इनका जन्म नहीं हुआ था कांग्रेस में, उस समय 54 की सदस्यता होती थी। तो जो है उनसे कहिए कि अपने जन्म का पहले पतड़ा जो है पंडित जी से लिखवा ले अपने, जब वो पतड़े में क्या है उसको देख ले, उसके बाद हमसे बात करें, कांग्रेस से बात करें। देहरादून नगर निगम में होर्डिंग्स और यूनिपोल की टेंडर प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं की जो जांच रिपोर्ट नगर निगम ने सरकार को सौंपी है, उस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या क्या कार्रवाई की, इसकी जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने के लिए सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। निगम की ओर से कहा गया कि कोर्ट के आदेश के बाद निगम ने जांच कमेटी गठित कर जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, लेकिन रिपोर्ट पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्य न्यायाधीश ऋतु वहारी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस केस में देहरादून निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।
उत्तराखंड में बूंदाबांदी का दौर जारी रहने से तापमान में गिरावट आई। अब अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में बारिश का क्रम धीमा पड़ने वाला है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आज मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर में आंशिक बादलों के बीच हल्की बारिश हो सकती है। 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की भी संभावना है। NH उत्तराखंड में बूंदाबांदी का दौर जारी रहने से तापमान में गिरावट आई है। अब अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में बारिश का क्रम जो है वो धीमा पड़ने वाला है, यानी कि राहत की बात है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आज मौसम भी शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर में आंशिक बादलों के बीच हल्की बारिश हो सकती है। 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की भी संभावना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, पहाड़ों की बात करें तो मानसून जो है कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना भी लगातार करना पड़ रहा है, लेकिन अब राहत की खबर भी सामने आ रही है कि मौसम जो है वो शुष्क बना रहेगा, कम बारिश होने के भी आसार हैं। तो आगे आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है पहाड़ों में? निश्चित रूप से तो आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में मानसून की लगातार बारिश हो रही थी। हालांकि पिछले 2 दिन से जो बारिश का क्रम है वो थोड़ा सा थमा है। वहीं अगर आज की बात कर ली जाए तो मौसम विभाग ने आज जो है प्रदेश के 5 जिलों में हल्की बारिश की संभावना या कहें पूर्वानुमान जताया है। और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, चाहे वो बद्रीनाथ की बात कर ली जाए या केदारनाथ की जो ऊंचाई वाले इलाके, वहां पर बर्फबारी होने के भी आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। इसके साथ ही साथ अगर आज की बात कर ली जाए तो आज जो है अधिकांश हिस्सों में मौसम जो है शुष्क रहने की उम्मीद है। और साथ ही साथ उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर में आंशिक बादलों के छाए रहने की भी उम्मीद है। और इसके साथ ही साथ हल्की जो है बारिश की भी संभावना है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मौसम विभाग ने जो पिछले दिनों पूर्वानुमान जारी किया था वो एकदम सटीक साबित हुआ। और एक बार फिर मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसको देखते हुए लग रहा है कि जो क्योंकि ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर मौसम जो है एकदम एक बदला हुआ है। हालांकि पहाड़ों की अगर बात कर ली जाए तो पहाड़ों में ठंड ने भी दस्तक दे दी है, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही थी उसके कारण पहाड़ों में ठंड शुरू हो चुकी है। और इसके साथ ही साथ मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि 23 और 24 सितंबर को मौसम जो है फिर से बदल सकता है। और राज्य के जो कई जिले हैं वहां पर बारिश का एक और दौर देखने को मिल सकता है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास।
खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से, तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। एम्स अस्पताल में चल रहा प्रियंका का पोस्टमार्टम। समाज के लोग एम्स की मोर्चरी के बाहर बैठे धरने पर। वसुंधरा अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जांच की मांग। जोधपुर अतिरिक्त कलेक्टर प्रियंका बिश्नोई का निधन। एम्स अस्पताल में चल रहा प्रियंका का पोस्टमार्टम। वसुंधरा अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जांच की मांग। समाज के लोग भी धरने पर बैठे। जोधपुर अतिरिक्त कलेक्टर प्रियंका बिश्नोई का निधन हो चुका है। बच्चादानी के ऑपरेशन के दौरान उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई और उनका अहमदाबाद में इलाज चल रहा था, लेकिन वो जिंदगी की जंग हार गई। वसुंधरा अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है क्योंकि परिजनों ने लापरवाही का आरोप यहां के डॉक्टरों पर लगाया, जिसके बाद अब मुकदमा दर्ज हो गया है। जांच की मांग की जा रही है। जोधपुर अतिरिक्त कलेक्टर हैं प्रियंका बिश्नोई, जिनका निधन हो गया है। बच्चादानी का ऑपरेशन करवाया था, उसके बाद 15 दिन बाद प्रियंका बिश्नोई जिंदगी से जंग हार गई। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। एम्स अस्पताल में अब प्रियंका का पोस्टमार्टम चल रहा है। अब से कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। समाज के लोग एम्स की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। वसुंधरा अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जांच की मांग कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जगदीश लोहार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जगदीश, अतिरिक्त कलेक्टर प्रियंका बिश्नोई जो कि बच्चादानी का ऑपरेशन करवाया, उसके बाद लगातार उनकी तबीयत जो है बिगड़ती चली गई और उसके बाद वो जिंदगी की जंग हार गई हैं। हालांकि अब जो समाज के लोग हैं वो मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। अस्पताल के खिलाफ लापरवाही का आरोप भी परिजनों के द्वारा लगाया गया था। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच की मांग यहाँ पर की जा रही है। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल प्रियंका, बताना चाहूंगा कि जो अतिरिक्त कलेक्टर प्रियंका बिश्नोई है, उनका जो घर है जो अहमदाबाद से जोधपुर लाया गया है और 5 सितंबर को जोधपुर के एक निजी अस्पताल वसुंधरा अस्पताल में इलाज की लापरवाही के चलते वो कोमा में चली गई थी। उसको जोधपुर से अहमदाबाद से शिफ्ट किया गया था। 10 दिन का अहमदाबाद में उनका इलाज चला। इलाज चलने के बाद में उनके शरीर के जो अंग थे वो कार्य करना बंद हो गए थे। काफी उन्होंने संघर्ष किया, काफी जंग भी लड़ी अपने शरीर से कैसे ठीक हो जाए। उनके परिवारजन भी काफी से उनका देखभाल कर रहे थे, इलाज कर रहे थे। आखिरकार कल वो शाम को उनकी मौत हो गई और उनकी मौत होने के बाद में जोधपुर लाया गया है। उनके सर को जोधपुर के एम्स में उनका पीएम है। जो समाज के लोग हैं वो पहुंचने के बाहर इकट्ठे हो गए और धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि हॉस्पिटल और जिनकी लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है, उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई और मुकदमा दर्ज किया जाए। फिलहाल पुलिस और जो समाज के लोग हैं उनके बीच में समझौता दौर जारी है और कैसे न कैसे करके पुलिस उस मामले को शांत करने में लगी हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर कह सकते हैं ये जो लापरवाही है किसकी रही है किसकी नहीं, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी जो है मामला थोड़ा गरमाया हुआ है। फिलहाल पुलिस की तरह से दोनों
मतलब जो जितने समाज के लोग हैं जो धरने बैठे हैं उनकी समझाइश लगातार जारी है। और इसको कहा जा सकता है कि ये जो लापरवाही के चलते एक अतिरिक्त जिला कलेक्टर की मौत हो जाना बहुत बड़ा मामला है, जिसमें आम जनता किस तरह से ऐसे हॉस्पिटल में जाएगी, कैसे इलाज कराएगी, इनमें भी गलत मैसेज आता है। लेकिन कह सकते हैं ये जो हादसा होगा फिलहाल संदेश का दौर जारी है। जी जगदीश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 टनकपुर से चंपावत के बीच आज दोपहर 12 बजे तक वाहनों की आवाजाही बंद रखी गई है। इस दौरान ये मार्ग पूरी तरह से बंद रहेगा। दरअसल सैवाला मार्ग में मलबा आ जाने के कारण जिला प्रशासन द्वारा यह निर्णय आम नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया। ये एनएच इस स्थान में जोखिम भरा बना हुआ है। इस बारे में जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि बीते दिनों जिले में हुई भारी बारिश के कारण विभिन्न क्षति के 7 राष्ट्रीय राजमार्ग घाट से टनकपुर तक 28 जगह से बाधित हो गया। इन सभी स्थानों में मार्गों को ठीक कर यातायात सुचारू किया गया, परंतु मार्ग सैवाला में अति संवेदनशील स्थल है। उसमें लगातार पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण यातायात अवरुद्ध है, जहां से लगातार मलबा हटाए जाने का कार्य किया जा रहा है। बुधवार को भी एनएच पर 5 मशीनों के माध्यम से मलबा हटाने का कार्य शुरू किया और ये कार्य गुरुवार सुबह भी जारी है। जिलाधिकारी ने एनएच पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। वहीं डीएम के निर्देश पर पुलिस प्रशासन के द्वारा वाहनों को टनकपुर के ककराली गेट, लोहा घाट, चंपावत घाट आदि स्थानों में रोका जा रहा है, जिससे वाहन चालक परेशान दिखाई दे रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लक्ष्मण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, सैवाला की तरफ से मार्ग मलबा आ जाने के कारण बंद है। वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पहाड़ों में जो बारिश का दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। करीब 400 से भी अधिक ऐसी सड़कें हैं जो बंद है, लेकिन सीएम के निर्देश के अनुसार 300 से भी ज्यादा सड़कों को खोल दिया गया है, लेकिन अभी तक ये सड़क बंद है। कब तक मलबा हटा लिया जाएगा लक्ष्मण? जिस क्षेत्र जो मैं बताना चाहूंगा, जो ये महत्वपूर्ण सड़क है टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क, जो टनकपुर से जो है 3 सीमा तक दौड़ती है। इसमें चंपावत जिला आता है, पिथौरागढ़ जिला आता है। तो सवाला में पिछले 5 दिन ये बंद रही। बड़ी मुश्किल से सड़क को खोला गया था, तो उसके बावजूद फिर इतना भारी मलबा आ गया है। और परसों भी जो है रात को एक कैंटर पत्थरों की चपेट में आने से खाई में गिर गया था। तो डीएम चंपावत के निर्देश पर आज सड़क को वाहनों के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया। आज मशीनें लगाकर एनएच से मलबा हटाया जाएगा और एनएच को यातायात के लिए सुचारू किया जाएगा। डीएम चंपावत के आदेश पर आज पूरी आवाजाही सड़क पर बंद है। इस सड़क के बंद होने से चंपावत जिले के साथ साथ पिथौरागढ़ जिला भी जो काफी प्रभावित हो रहा है। जरूरी चीजों की किल्लत इन शहरों में जो है होने लगी है और लोग काफी परेशान है। जी सुता, लक्ष्मण, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम कहा जाता है भगवान बद्री जी का धाम, जिस धाम के कपाट मात्र 6 महीने आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। ऐसे में आजकल भगवान बद्री विशाल के धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले हुए हैं, जहां इस वर्ष भगवान बद्री विशाल के धाम में 9 लाख से अधिक तीर्थयात्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। बड़ी बात तो यह है कि भगवान के धाम में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। यहाँ देर शाम को अचानक से धाम की ऊंची चोटियों में बर्फबारी देखने को मिली। इससे भगवान का धाम और भी ज्यादा बेहद खूबसूरत दिखाई देने लग गया। तीर्थयात्रियों ने धाम के समक्ष नीलकंठ पर्वत, नर नारायण पर्वत पर ताजी बर्फबारी होते हुए देखा। इससे तीर्थयात्रियों ने जय बद्री विशाल जी के जयकारे के साथ बर्फबारी का खूब आनंद लिया।
लोहाघाट में बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश का पानी लोहाघाट के ट्रेजरी मोहल्ले में लोगों के घरों में घुस गया, जिस कारण लोगों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा तथा उनके भवनों को खतरा पैदा हो गया। बुधवार को ट्रेजरी क्षेत्र की आक्रोशित महिलाएं पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंची और अधिशासी अभियंता संजय चौहान का घेराव कर सड़कों को बंद पड़ी नालियों व कलमट्ठों को खोलने की मांग की। वहीं महिलाओं ने लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी व एसडीएम लोहाघाट रिंकू विष्ट को ज्ञापन दिया। समस्या समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं अधिशासी अभियंता संजय चौहान ने महिलाओं को नालियों को खोलने का आश्वासन दिया। परेशान हो रहे हैं हमको दीवारों में बहुत ज्यादा। 10 साल से हम लोग परेशान हो रहे हैं। कभी किसी का मकान जा रहा है, अंदर पानी घुस रहा है, कभी पेड़ गिर रहे हैं नीचे को, और रात भर नींद नहीं आ रही है, डर लग रहा है पानी के बहाव से। सर ये इस कवर बंद पड़े हैं, यहाँ पीडब्ल्यूडी के जो रोड से इस कवर बने हैं वो बंद पड़े हैं। सारा पानी कली गांव से लेके जयंती भवन तक का जो एक ही इस कवर में खोला गया है और वो हमारे घरों में घुस रहा है सर, मलबे के साथ। और जो नाले हैं उनमें कच्चे नाले हैं, नाला पक्का होता तो शायद पानी अपने बहाव को, इतना तेज बहाव नहीं होता, कटाव नहीं होता, लेकिन वो पानी सब कच्चा नाला होने के कारण कहीं पे दीवार गिरी है, पेड़ गिरी है, उनसे पानी रुक रहा है, फिर सैलाब बन के हमारे घरों में घुस जा रहा है। और जो ये विशेष परिस्थिति है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।